प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबलपुर आईआईएम के स्थायी परिसर की रखी बुनियाद। कहा, देश के 20 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में मौजूद विशाल टैलेंट पूल देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को दे सकते हैं नया विस्तार। देश के 116 जिले में 259 स्थानों पर जारी है कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के ड्राई रन केंद्रों का लिया जायजा। टीकाकरण की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए देश भर में किया जा रहा है अभ्यास। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को दिल्ली में ओलावृष्टि का भी अनुमान। और थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ गोवा में शुरू होगा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। संदीप कुमार की मणिपुर नागालैंड सीमा पर जोकाऊ घाटी में लगी आग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 60 टीमें तैनात। और थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ गोवा में शुरू होगा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। संदीप कुमार की मेहरुनिसा होगी मिड फेस्ट फिल्म, जबकि कियोशी कुरोसावा की वाइफ ऑफ द स्पाई से 24 जनवरी को होगा महोत्सव का समापन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। ओडिशा के संबलपुर स्थित आईआईएम में स्थायी परिसर की आज बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परिसर का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि आज स्थायी परिसर के शिलान्यास के साथ ही यहां के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक शिला भी रखी गई। पीएम ने उम्मीद जताई कि आईआईएम का ये स्थायी परिसर ओडिशा की संस्कृति और संस्थानों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट जगत में नई पहचान देगा। आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। पीएम ने कहा कि देश में खेती से लेकर स्पेस तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को अपने करियर को देश की आकांक्षाओं और आशाओं के साथ जोड़ना होगा। इस दशक में ब्रांड इंडिया को नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से युवाओं पर है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। पीएम ने आगे कहा कि संबलपुरी कपड़ा और हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर है। आईआईएम के छात्रों के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना एक अहम दायित्व है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांधा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन
और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलीग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश में 13 आईआईएम थे, आज देश में 20 आईआईएम हैं। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। और आइए अब अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देश भर में आज 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया है। देश के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में दरियागंज के पीएचसी, जीटीबी अस्पताल और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम है। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को मौजूद रहना अनिवार्य है और इस पूरे अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम की नजर भी रख रही है। आपको यहां बता दें कि होने वाले अभ्यास के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके लिए सरकार कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट कर रही है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर के 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को मुफ्त टीका दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में देश भर के सबसे जरूरी 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन प्रदान की जाएगी। जुलाई तक अंतिम प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लाभार्थियों को कैसे टीका लगाया जाना है, इसके वितरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस बीच वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक आज भी हो रही है। इससे पहले कल देर शाम तक कमेटी की बैठक चली है। दरअसल ये कमेटी वैक्सीन मामले पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से उचित अनुशंसा भेजेगी। वैक्सीन की मंजूरी पर आखिरी फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। और कोविड-19 के वैक्सीन को जब वैक्सीन तैयार होके आएगा उसके बाद किस तरह से इसे पूरे देश में इसका वितरण होगा, उसको लेकर जो ड्राई रन आज पूरे देश में आज से शुरू हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। नितेन सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और
आशुतोष शुक्ला लखनऊ से जुड़ रहे हैं, दीपक जैन भोपाल से जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं नितेन सिंह दिल्ली से और आशुतोष शुक्ला लखनऊ से। नितेन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक बड़ी प्रक्रिया के तहत इससे पहले 4 राज्यों में किया गया, आज देश भर में इस वैक्सीन के जो ड्राई रन की शुरुआत हुई है, किन किन मुद्दों पर सरकार परखना चाहती है इस पूरी तैयारियों को? देखिए, बहुत बड़ा एक्सरसाइज आज भी किया जा रहा है। 28 और 29 दिसंबर को 4 स्टेट में किया गया था, उनके 2-2 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे एक ड्राई रन चलाया गया था। उसके कुछ फीडबैक राज्य सरकार की तरफ से सुझाव मिले थे केंद्र को, केंद्र ने उस सुझाव पे अमल किया। उसके बाद आज देखा जा रहा है देश के 116 डिस्ट्रिक्ट में 259 साइट्स में और देश की जितनी राजधानी है राज्यों की उनमें 3-3 साइट को चयन किया गया है, जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी 2 गवर्नमेंट के सेटअप है, उनमें ये ड्राई रन चल रहा है। और इसमें देखने की कोशिश ये हो रही है कि जैसे एक कोल्ड चेन कैसे मेंटेन हो रहा है वैक्सीन का, जो वैक्सीन लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो रहा है। 3 रूम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक वेटिंग रूम है, दूसरे में वैक्सीन जिसमें दिया जाता है, तीसरे में जिसमें वैक्सीन देने के बाद इंतजार किया जाता है कि अगर कोई आधे घंटे तक इंतजार करना है, क्योंकि अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसको मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तत्काल एक बड़े अस्पताल में भेजने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा जितने भी डाटा है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके जो आधार कार्ड हो या फिर कोई पहचान पत्र हो, उन तमाम डाटा को कोविन ऐप में, कोविन वेबसाइट में फीड किया जाएगा और जब उनको वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा तो वो डाटा कोविन ऐप में या फिर जो वेबसाइट है उसमें फीड किया जाता है और उनको जिनको वैक्सीन मिला है उनको इलेक्ट्रॉनिक ही ये मैसेज मिल जाएगा मोबाइल के थ्रू कि आपका वैक्सीनेशन हो गया। और अगला जो वैक्सीन, चूँकि 2 डोज का वैक्सीन होगा तो अगला कब आपको वैक्सीन मिलेगा उसकी भी तारीख आपको बता दी जाएगी। और साथ ही साथ आपकी मॉनिटरिंग भी चलता रहेगा कि अगर कोई आपको एडवर्स इफेक्ट होता है या कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी भी सूचना आपको देनी है। ये तमाम प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। खासतौर पर एक और चीज़ यहाँ देखने की कोशिश हो रही है कि क्या नेटवर्क, खास तौर पे जो इंटरनेट की सुविधा है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों का इंतजाम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ऋतु की, जिस तरह से इलेक्शन हमारे यहाँ होता है जिसमें वोट देने जब आप जाते हैं तो बूथ पे जिस तरह की व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरीके से इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी वो व्यवस्था रहेगी। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अगले कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उसका एक प्रैक्टिस है। और आज का जो फीडबैक मिलेगा केंद्र सरकार को, अगर कुछ कमियाँ रहती है तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि आज रेगुलेटर बैठ रहे हैं, आज रेगुलेटर बैठेंगे तो वो वैक्सीन को लेकर के उनको एक अहम मंजूरी मिलने की उम्मीद है शाम तक, और उसके बाद फिर सरकार को वैक्सीनेशन करने के लिए अपना एक रूटीन टाइम तय करना पड़ेगा। जी नितेंद्र, और आपने आज दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्राई रन के दौरान क्या माहौल रहा उसका भी जायजा लिया है। आइए एक बार उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं और फिर रुख करेंगे हम उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जहां आशुतोष शुक्ला मौजूद हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशुतोष भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपसे पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद रुख करेंगे दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां नितिन ने जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये ड्राई रन रहेगा। तकरीबन कह सकते हैं 4 घंटे आशुतोष बीत चुके हैं। इन 4 घंटों में किस तरह की तैयारियां सामने आई हैं, किन बिंदुओं पर क्या कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है, और हर दिन कितने लोगों को टीकाकरण देने की व्यवस्था का ड्राई रन ये चल रहा है? देखिए ऋतु, जिस तरह से राजधानी लखनऊ है, 6 केंद्रों को यहाँ पर चुना गया है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और इसके साथ ही संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, और साथ में माल और मलिहाबाद की 2 CSC को जो है इसके लिए चुना गया है, जहां पर आज ड्राई रन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इसका भंडारण होना है वैक्सीन का ऐशबाग में, वहां से लेकर के जहां पर वैक्सीन लगाई जानी है, मूल ध्यान इस बात को लेकर के दिया जा रहा है कि जहां वैक्सीन रखी जाएगी और जहां से फिर वो ले जाई जाएगी, उसकी कोल्ड चेन जो है उसको किस तरह से मेंटेन रखा जाए। आज 175 लोगों का चुनाव किया गया है, जिनको वैक्सीनेशन के लिए जो है उनको संदेश भेजे गए
इस कोविड ऐप के जरिए, और वो आएंगे और किस तरह से उनको 3 कमरों का चयन किया गया है, जहां पर एक वेटिंग रूम होगा। उस वेटिंग रूम में उनके तमाम सारे कागजात की जांच पड़ताल करेंगे, उनको कोविड ऐप से किस तरह से जोड़ना है, उन कार्रवाई को कर्मचारी अंजाम देंगे। दूसरे कमरे में जो है उनको वैक्सीन दी जाएगी, और तीसरे कमरे में उन्हें आधे घंटे तक बिठा करके उनको क्या परेशानी होती है इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऋतु, जिस तरह से राजधानी लखनऊ है, लगभग 75,000 कोरोना के केसेस अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पूर्वाभ्यास का युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और जिस तरह से इसको लेकर के संजीदा लोग दिखाई दे रहे हैं, एक उम्मीद जगी है कि इस महामारी को लेकर के सरकार जो है, जो भी प्रयास कर रही है, जो वैक्सीन आई है, यह निश्चित रूप से इस महामारी के ऊपर विजय पाएगी। ऋतु जी, आशुतोष, जिस तरह से नितिन भी बता रहे थे कि ये पूरा जो टीकाकरण रहेगा कोविड का, उसमें इंटरनेट की भूमिका भी बड़ी अहम रहेगी, क्योंकि ये ऐप के जरिए सारा एक तरह से डेटा कलेक्शन रहेगा। तो इसमें जिन सेंटर्स का चुनाव किया गया है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इसकी क्या स्थिति दिखाई दी है? क्या उसमें भी किसी तरह की कोई रद्दोबदल की जरूरत होगी? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें पीजीआई या केजीएमयू या लोहिया हॉस्पिटल की, तो ये सारे तो राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटल हैं और काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं जो है वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन साथ की बगल की जो माल और मलिहाबाद की 2 तहसीलें हैं, जहाँ पर सीएचसी को लिया गया है, वहाँ भी इस बात को परखा जा रहा है कि इंटरनेट की जो है किस तरह से फ्रिक्वेंसी है, कितना इसका मजबूत डाटा है, आने जाने के लिए किस तरह से जानकारी उनको दी जा सकती है। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में उन वो सारे सेंटर्स जिन पर जो है इस अभियान को चलाया जाना है, वहां पर भी इंटरनेट सेवाओं को लेकर के सरकार खास तौर पर ध्यान दे रही है, जिससे कि इसका जो डाटा का कलेक्शन है, जो इसके ऐप की बात है, उसको लेकर के कहीं ना कोई रुकावट आए और उस रुकावट के कारण जो है वैक्सीनेशन भी ऐसा ना हो कि प्रभावित हो। खासतौर पर अगर लखनऊ की बात हम कहें तो आज के ड्राई रन में यह भी निर्णय लिया गया है कि जब दवा आती है और वैक्सीनेशन शुरू होता है तो सोमवार शुक्रवार 2 दिन तय किए गए हैं जिस दिन इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके पूर्व जो है लोगों को सूचित किया जाएगा, जो और कागजी कार्रवाई होंगी वो सारी पूरी की जाएंगी, और खास तौर पर जब वैक्सीन लगा दी जाएगी तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है मरीज के ऊपर, इसको खास तौर पर ध्यान रखने की वो भी व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। शाम तक आशुतोष एक बार फिर आपसे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि इस टीके को रखने का जो एक पूरा कोल्ड चेन है, तापमान को जो एक तरह से मेंटेन रखना है, साथ ही साथ उस कोल्ड स्टोरेज से लेकर टीका जिस सेंटर तक लगना है वहां तक पहुंचने तक उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, नितेंद्र आपका भी और आशुतोष आपका भी, लखनऊ से हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्राई रन के दौरान क्या माहौल रहा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आइए देखते हैं। पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग रूम है और जहां पर जिनको वैक्सीन दिया जाएगा उन लोगों को बैठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। सबसे पहले पेशेंट आएगा, उसका हैंड सैनिटाइज कराएंगे, उसके बाद उसको थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तो उसको फिर उसकी आईडी वगैरह देखेंगे। उसकी आईडी में एज लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी एक्सपायरी आईडी होगी वो आईडी से उसके लिस्टेड नाम चेक करा जाएगा। नाम चेक होने के बाद अगर अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली है तो उसको डायरेक्ट भेजा जाएगा। वैक्सीन जिनको देना है वो आएंगे और यहाँ पे वैक्सीनेशन उनका होगा। प्रॉपर सिरिंज रखी हुई है और ये कोल्ड चेन के लिए जो वैक्सीन के लिए बॉक्स रखा हुआ है जिसमें उनके तापमान वैक्सीन का ठीक रहेगा। डरे ना, और आपके लिए ही बेनिफिट है। यही सोच के अगर हम आंगनवाड़ी से हैं तो मतलब हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम आगे भी सबको बताएंगे कि भाई इस वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है बल्कि अच्छा ही है। सर कोई डर नहीं है हमारे को, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाया जा रही है। हमारे अगर हम सेफ रहेंगे तो और भी सेफ रहेंगे। कोरोना में भी हम सबने साथ में काम करा, आंगनवाड़ी वालियों ने और हमने साथ में, तो इसलिए अगर हमारे पे पहले होगा तो हमारे को पता रहेगा कि हाँ क्या है, फिर हम आपको जब भी तो बता सकते हैं ना। पूरा कोरोना काल चल रहा था, कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने काम करा, हमें तब डर नहीं लगा, तो अब इस वैक्सीन से हम क्यों घबराएंगे। और सबसे अच्छा है ये हमारे लिए और एरिया में पब्लिक के लिए, ये एक सेफ्टी के लिए ये इंजेक्शन आया है और वो हम तो सब लोगों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये किस तरीके से कोविन ऐप में डिटेल भरा जा रहा है। सर यहाँ पे हमारे पास जो बेनिफिशियरी आएगा उसकी हम डिटेल जो अपने ऐप में है उसको फीड करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि उसका आधार कार्ड सेम हो, उसकी वैलिडेशन हो पाए। ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कोविन
ऐप है, वेबसाइट है, जो पूरा डिजिटल इस टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं सर वैक्सीनेशन? ये ड्राई रन का तैयारी कर रहा है हम। इसमें 25 बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया। हमारा टीम भी इन प्लेस है। टीम में 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर है, 1 वैक्सीनेटर है। तो बेनिफिशरीज को पहले फ्रंट डेस्क में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेगा। अगर रजिस्टर्ड है तभी अंदर आएगा। अंदर आने के बाद कोविन में भी एक बार चेकिंग होगा। देन वैक्सीनेशन रूम में जाएगा। वैक्सीनेशन होने के बाद देन दे विल कम एंड मॉनिटर्ड फॉर हाफ एन आवर। तो अगर कोई एडवर्स इवेंट नहीं है देन दे विल बी सेंट। अगर कोई छोटा एडवर्स इवेंट होता है, यहाँ हमारे पास इमरजेंसी किट है, उसके तहत हम वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। अगर बड़ा होता है वी हैव टाइड अप विद द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस विल कम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो हमारा टीम भी इन प्लेस है, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स है और वॉलंटियर्स भी सभी आया है। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने कहा कि अगर कोई आता है तो उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी तैयारी है। कैमरामैन AK के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दरियागंज। और देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामले 2.43% यानी 2,50,183 हैं। वहीं 99,06,387 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.12% हो गई है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी को 8,29,964 कोविड सैंपल की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 17,39,41,658 सैंपल की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कोविड-19 के 62% सक्रिय मामले 5 राज्यों से हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बूटा सिंह का आज 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने केंद्र में अलग अलग सरकार के दौरान गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और बिहार के राज्यपाल भी रहे। बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। और उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया और उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि उनके निधन से देश ने लंबे समय तक सेवा करने वाले एक ऐसे सांसद को खोया है जिनके पास गहन प्रशासनिक अनुभव था। वे शोषित और हाशिए पर खड़े लोगों के मसीहा थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि बूटा सिंह जी गरीबों के कल्याण के साथ साथ दलितों के कल्याण के लिए एक अनुभवी प्रशासक और प्रभावशाली आवाज थे। पीएम ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना भी जताई है। मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित जुको घाटी में लगी आग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 7 टीम तैनात की गई हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये जानकारी दी। इससे पहले वायुसेना ने जुको घाटी में लगी आग को बुझाने के लिए गुवाहाटी से 9 टन सामान के साथ एनडीआरएफ के 48 कर्मियों को C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के जरिए दीमापुर भेजा था। वायुसेना ने आज आग बुझाने के लिए अपने 3 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। एक ट्वीट में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ का तैनाती का उल्लेख करते हुए बताया कि जुको घाटी में लगी आग को बुझाने के लिए एनडीआरएफ ने 60 कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही बाल्टी से लैस 2 हेलीकॉप्टरों को भी जंगल की आग से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार भी जताया। एक और ट्वीट के जरिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित जुको घाटी में लगी आग की स्थिति का जायजा लिया, जिसके लिए उन्होंने मणिपुर के लोगों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि समय पर हस्तक्षेप करने से यहां लोग आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मणिपुर के लोग सुरक्षित हाथों में हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच हो रहा है। इफी गोवा की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग निर्देशित एवं कांस्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैडम मिकेलसेन स्टारर फिल्म अनदर राउंड के प्रीमियर से होगी।
ये फिल्म डेनमार्क की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित है। इस महोत्सव में ऑस्ट्रिया के फिल्म निर्देशक संदीप कुमार की फिल्म मेहरुनिसा का वर्ल्ड प्रीमियम होगा। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता फारूक जफर ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक महिला के जीवन पर्यंत सपनों को उड़ान देती है। वहीं इफी गोवा का समापन वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर लायन का पुरस्कार जीतने वाले कियोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगा, जो इस फिल्म का इंडियन प्रीमियर भी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। पूरे देश में इंडियन ऑयल के एलपीजी ग्राहक अब रिफिल बुकिंग के लिए सिंगल मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं। इस नंबर को एक बार हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, 84549 2 बार 5 3 बार 5 का उपयोग कर सकते हैं। भुवनेश्वर के लोग नए कनेक्शन के लिए भी इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा का जल्दी ही देशव्यापी विस्तार किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने गैस एजेंसियों तथा वितरकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की अवधि 1 दिन से कुछ घंटों तक कम होनी चाहिए। आईवीआरएस सुविधा पर मिस्ड कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा से उपभोक्ताओं को कई फायदे होंगे। इसके जरिए ग्राहक अपने गैस सिलेंडर की त्वरित बुकिंग कर सकते हैं। ग्राहक को लंबे समय तक कॉल होल्ड नहीं करना होगा। इस सुविधा के इस्तेमाल के जरिए ग्राहकों को कोई कॉल शुल्क नहीं देना होगा। जो लोग आईवीआरएस सुविधा से परिचित नहीं हैं या वृद्धावस्था वाले ऐसे ग्राहक जो आईवीआरएस का उपयोग करने में समस्याओं का सामना करते हैं, वे सभी मिस्ड कॉल के जरिए रिफिल बुकिंग का विकल्प चुन सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत ग्रामीण उपभोक्ताओं को देखते हुए खास तौर पर किया गया है, ताकि उन्हें बुकिंग में ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। और इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री ने इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित XP 100 के रूप में ब्रांडेड विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 का दूसरा चरण भी शुरू किया। इस दूसरे चरण में इंडियन ऑयल के ब्रांडेड XP 100 को चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, इंदौर और भुवनेश्वर सहित 7 और शहरों में शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने XP 100 को पहले चरण में 1 महीने पहले 1 दिसंबर 2020 को 10 भारतीय शहरों के चुनिंदा आउटलेट्स में लॉन्च किया था। असम के डिगबोई में कार्यरत देश के सबसे पुरानी रिफाइनरी से XP 100 की पहली खेप को रवाना करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के पूर्वोदय के विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि XP 100 विश्व स्तरीय किस्म का पेट्रोल है जो आधुनिक तेज रफ्तार वाली कारों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। हिंदी न्यूज में बस इतना ही। इसके बाद जारी रहेगा अगले कार्यक्रम। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। The 6th round of dialogue between Government of India and protesting farmers, which came after a 20-day stalemate, proved to be the proverbial icebreaker. Government has agreed to the points which the government had already
said in the beginning of this month that they're going to make concessions on certain points. Problems that came across is that the land will be taken away if the farmer is unable to pay money to the buyers. How would you rate the Modi government's treatment of the entire crisis here? Then we will see in 2021 and 2022 a fast-paced recovery from what has been undoubtedly. He's basically talking about making India the part of the global value chain. Namaste land. Marhaban ila al-Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Muy India. Nahnu hunud India. Ma Hindi hasti. Hindian. Salam Hindustan. We are India. डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of the permanent campus of IIM Sambalpur via video conference. Says a large talent pool at 20 Indian institutes of management can help strengthen the Atmanirbhar Bharat campaign. Nationwide dry run of COVID-19 vaccination underway in 116 districts across 259 sites in all states and union territories. Union Health Minister Dr. Harshvardhan visits 2 centers in Delhi and reviews the preparedness. Snowfall in the hills leads to a drop in temperature across northwest India. Delhi NCR and Gurugram witness light rain. Met Department predicts hailstorm in Delhi on the 4th of January. NDRF deploys team at the wildlife site in Zuko Valley in Manipur, Nagaland border. Air Force also extends assistance. Union Home Minister Amit Shah assures all necessary assistance to contain the situation at the earliest. The 51st International Film Festival of India in Goa to open with the Indian premiere of Thomas Vinterberg's Another Round on January 16, while the world premiere would be of Sandeep Kumar's mid-fest film Merunasya, a historical drama, Wife of a Spy, and Kiyoshi Kurosawa to bring the 51st IFFI to a close on the 24th of January. Namaskar and welcome to the news. My name is Mark Lynn. Let's begin with the top story. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the permanent campus of IIM Sambalpur today via video conference. Addressing the event, the Prime Minister said that Odisha continues its dominance in the education sector. It's emerged as the education hub of Eastern India.
He added that this campus will not only reflect the culture of the state, but will also ensure its new identity in the world of management. IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। And the Prime Minister also said that the youth of India need to be prepared for massive opportunities that lie ahead in India. He stressed that the youth have a huge responsibility towards Brand India. खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। Prime Minister Modi also highlighted that from 13 IIMs in 2014, there are 20 IIMs today. He added that such a large talent pool can help strengthen the Atmanirbhar Bharat campaign. साल 2014 तक हमारे यहां 13 IIM थे। अब देश में 20 IIM है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। The Prime Minister also said that innovation, integrity and inclusion have emerged as the key mantras in the field of management. He added that thus our IIMs can act as a bridge between local products and global collaborations. संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। Well, let's go across live now to the BJP headquarters in the capital, where the Prakash Javadekar, senior BJP leader, is addressing a press conference. अमेरिका की एक प्रख्यात आकलन करने वाली संस्था है, सर्वे करने वाली संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट्स। उसने 13 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेताओं का बारे में जनता को क्या लगता है इसका आकलन किया, और भारत के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। सभी प्रमुख देश इसमें थे, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मन, ब्राजील, मेक्सिको,
दक्षिण कोरिया, स्पेन, सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। 2 नंबर पर मेक्सिको के अध्यक्ष है मैनुअल ओब्रेडोर, उनको 29 अप्रूवल रेटिंग है उनका, और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के है 27 है। यानी एक तरह से पहले और दूसरे में लगभग आधे का अंतर है। तो ये जो है मोदी जी की लोकप्रियता, और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी इस आकलन के बाद मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना ट्वीट किया है। हम अगर देखेंगे कि पिछला साल एक तरह से कोविड का वर्ष था, लेकिन इस वर्ष में मुझे याद है जनवरी के कैबिनेट मीटिंग्स में, यानी भारत में 30 जनवरी को पहली केस आई, लेकिन उसके पहले से चीन में हुआ था, तो उसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को यह अवगत कराया कि ये एक गंभीर संकट आ रहा है और इसका ढंग से मुकाबला करना चाहिए। तो ये पहले से स्वयं जागरूक थे, संकट आने के बाद नहीं जागे हैं, पहले जागे हैं और उसका काम किया है। लोगों को साथ लिया। कोरोना योद्धा एक नई टर्म तैयार हुई। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है हेल्थ में, और पुलिस भी होंगे या बाकी भी लोग होंगे जो समाज की व्यवस्था रख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने, लोगों ने थाली बजाओ, घंटानाद करो कहा, और देश भर 120 करोड़ 130 करोड़ लोग उसमें सहभागी हो, यह अद्भुत नजारा हमने देखा है। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं के लिए दिए जलाने का भी आह्वान किया था, वो भी आया, तो जनता को सहभागी करके लिया इस मिशन कोरोना में। कोरोना से युद्ध किया और लोगों को जागरूक रखा।
और बहुत सिंपल नारे उन्होंने गढ़े। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दूसरा नारा भी सब में लोकप्रिय होगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब तीसरा, दवाई आने के बाद उन्होंने तीसरा नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। तो सावधानी बरतने का अभी भी उनका सलाह सब देश को है। उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए देश का नुकसान कम हुआ। नहीं तो 130 करोड़ के देश में यह बीमारी भयंकर रीति से फैल सकती थी। अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गया। हमारा कितना हो सकता था। और आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 97% यह भारत का हो गया। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सोच और नियोजन योजना, ये जिस तरह से किया उसके कारण ये हुआ है। हमारे यहां पीपीई नहीं बनता था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क नहीं बनता था, वेंटिलेटर नहीं बनते थे। आज ये सब देश में बन भी रहे हैं और बाहर भी अन्य देशों को हम दे रहे हैं। इतनी बड़ी कितने लोगों को संक्रमण होगा पता नहीं था, तब उन्होंने बेड्स की योजना की, आइसोलेशन के बेड्स भरपूर हो, आईसीयू के बेड्स भरपूर हो, और उसके साथ साथ सभी स्वास्थ्य सेवा को इकट्ठा करते हुए नई योजनाएं भी की कि रेलवे के डिब्बे में भी अगर जरूरत हो तो कुछ मरीजों को रखा जा सकेगा। इस तरह की योजना करी, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो उन्होंने करके दिखाया। दुनिया को पूरी दवा दी, हमारी हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन और बाकी भी दवाएं जो भारत की वैक्सीन्स और बाकी उपयोगी थे इस ट्रीटमेंट में, वो 80 से अधिक देशों में उसको रवाना किया। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे हैं। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। तो पूरी व्यवस्था देश भर में, उसका कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उसके ड्राई रन की व्यवस्था, आज पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। एक ऐप होगा, आप सभी लोग भी फ्रंटलाइन ही है एक तरह से, आपको केवल रजिस्टर करना है, फ्रंटलाइन वर्कर को प्रायोरिटी है, आपको नंबर आएगा, उस स्थान पर जाके आपको टीका लेना है। तो इतनी सुचारू व्यवस्था, ये सब उनके नेतृत्व की एक परिचय इस 1 वर्ष के संकट में मिला है। क्योंकि कोरोना जैसे संकट में सामना करते समय नेतृत्व की एक तरह से परीक्षा होती है, और इस संकट का जिस तरह से मोदी जी ने मुकाबला किया,